हेलो बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सबका कल पेपर है तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ इंग्लिश का। सबसे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन करेंगे, क्योंकि पोएट्री सेक्शन जो है वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, क्योंकि उसमें पोएम में जैसा लिखा रहता है वैसा डिट्टो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। उसमें अपने को थोड़ा बहुत हेर फेर करना पड़ेगा, तो हम लोग सबसे पहले पोएट्री से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं पोएट्री सेक्शन को निकाल लेती हूँ। ये सारे चैप्टर्स हैं, देख सकते हो। बीइंग नेबरली सबसे अच्छा चैप्टर है, और मिसेस एडीज भी बहुत अच्छा चैप्टर है। बाकी सब थोड़े थोड़े बोरिंग हैं, बट ये दोनों चैप्टर बहुत मस्त है। नेक्स्ट हम लोग पोएम आया। तो ये है हम लोग का पोएम, कौन सा, चेरी ट्री। हाँ, तो ये है हम लोगों का पोएम चेरी ट्री। तो इसके पोएट का नाम है रस्किन बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते हो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो कसौली हिमाचल प्रदेश में बॉर्न हुए हैं, और उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी है, एसेज लिखे हैं, नोवेलाज लिखे हैं, और 30 से ज़्यादा उन्होंने बुक्स लिखे हैं जो कि सिर्फ चिल्ड्रंस के लिए हैं। और जो उनकी फर्स्ट नॉवल थी उसका नाम था द रूम ऑन द रूफ, ठीक है। यहाँ पर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसका इस्तेमाल आप अप्रिसिएशन लिखने में कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है ना मेन वाला, मैं तो बोलूँगी इसको याद कर लो। ये एक तरीके से थीम आइडिया का काम करता है। कौन सा वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक तरीके से थीम आइडिया तक का, पूरे पोएम में क्या है क्या नहीं ये सब कुछ ही बता देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पोएम चेरी ट्री इज़ अबाउट द पोएट्स ecstasy over a tree which he planted that took 8 years to grow. He is expressing his wonder at the ways nature and how the cherry blossoms are fragile and quick to fall. The tree gives him immense joy as he can see the stars and the blue sky through dappled green trees. ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या पता चलता है, अब इसमें मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ। ये जो रस्किन बॉन्ड रहता है ये उनकी एक तरीके से इमेजिनरी पोएम ही है, फिक्शनल पोएम ही है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये पूरे उसमें जैसे कि मेन बात है चेरी ट्री, मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि कोई पेड़ के बारे में बात किया गया हो जिसका नाम क्या है, चेरी। तो चेरी का पेड़ है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक जो पोएट थे उन्होंने क्या किया था, एक पेड़ लगाए थे। बता रहे उस पेड़ को उगने में कितना टाइम लगा, 8 ईयर्स का टाइम लगा है। और फिर यहाँ पे लिखे हैं कि उन्होंने लगाया उसको, एक ही बार उन्होंने पानी दिया यहाँ पे, एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड। मतलब एक बार उन्होंने पानी दिया, उसके बाद वो भूल गए कि हाँ मैंने चेरी ट्री भी लगाया। पर वो क्या किया, चेरी ट्री ने अपनी मुश्किल से अपने सब कुछ, अपनी परेशानियाँ झेल के वो करने लगा। उसके बाद क्या है, जब मई का एंड चल रहा था तब उन्होंने देखा कि एक पेड़ है छोटा सा, वो छोटा सा है और वो 5 मंथ का हो चुका है। मतलब उन्होंने एक बार पानी डाला, उसके बाद 5 मंथ के बाद उन्होंने देखा कि वो एक पेड़ बन चुका है। और फिर वो क्या है, बहुत मतलब एक तरीके से कोई भी प्लांट है, अभी हम लोग ने साइंस में भी पढ़ा है, अगर ये कोई ग्रास है, यहाँ पर भी ग्रास है, तो इन दोनों के बीच में क्या चलता रहेगा, कंपटीशन चलते रहेगा कि किसको ज़्यादा, इसको भी खाना चाहिए, इसको भी खाना चाहिए, इसको भी पानी चाहिए, इसको भी पानी चाहिए। तो दोनों के बीच में एक तरीके से कंपटीशन चलते रहेगा कि किसको क्या चाहिए, किसको। तो फिर इसलिए इस कंपटीशन की वजह से क्या सब सर्वाइव नहीं कर पाते, वरना आज दुनिया में कितने ज़्यादा पेड़ होते, इसी तरह कितने सारे पेड़ हो जाते। तो इसलिए क्या है, ये कंपटीशन चलता रहता है। तो इसलिए जो नहीं है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो इतना फिट नहीं है कि अपने क्लाइमेट के हिसाब से सर्वाइव कर सके, वो मर जाता है। अब यहाँ पे क्या है, वही ये चेरी ट्री के अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। एक तरीके से ये भी बता रहा है, ये चेरी ट्री को जिस तरीके से एक साल में नहीं उगा, 1 महीने में, 1 हफ्ते में नहीं उगा, उसको कितना टाइम लगा, 8 ईयर्स का टाइम लगा। तो इसी तरह इंसान का करियर एक दिन में नहीं बनता, 1 हफ्ते में नहीं बनता, उसको भी कुछ टाइम लगता है करियर बनाने में, ठीक है। हम लोग ये सोचे कि हाँ चलो हम लोग ये कर लेंगे, एक दिन में हम लोग का करियर तो सेट है भाई, ऐसा नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे वो इस पैराग्राफ में वो वही बता रहे हैं कि कैसे शूट्स ग्रो हुए, वो यंग ट्री स्ट्रगल किया है कितना अपने आप को ऊपर लेके जाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि किस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया, लाइट के लिए, एयर के लिए और सन के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, बारिश आई
टाइम बीतते गया, बारिश आई और क्या हुआ, उस वजह से क्या हुआ कि उसमें एक मिरेकल मतलब जादू सा हुआ कि वो छोटा सा पौधा अब धीरे धीरे क्या होने लगा, बड़ा होने लगा। उसके बाद क्या होगा, जो हम लोग के पोएट थे वो कहाँ चले गए, एक सीज़न बिताने। अब सीज़न में कितने मंथ रहते हैं, मोस्टली 4 मंथ्स रहते हैं एज़ पर आवर इंडिया, बट वहाँ पे एक ऑटम भी रहता है। अब जब अमेरिका साइड में देखें तो ऑटम भी रहता है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ में ऑटम भी रहता है, तो जो कि उन लोग का रहता है 3 मंथ। तो मतलब एक तरीके से पकड़ लो 3 to 4 मंथ्स के लिए वो क्या आ गया, पोएट बाहर चले गए। तो वो बाहर चले गए और जब वो वहाँ से आए तो वो मतलब एक तरीके से कम बैक थिनर रेदर पुअर, मतलब कि वो एक तरीके से अपने आप को बता रहे कि हाँ वो गए वहाँ पे, उनको तो इतना कुछ नहीं मिला, बट यहाँ पे क्या उनको मिल गया, एक चेरी ट्री मिल गया जो कि उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ था। खड़ा हुआ मतलब एकदम दरवाजे पर, उसके पैर तो है नहीं जाके खड़ा होगा, मतलब उनके गार्डन में था, वो उग गया था उतने टाइम में। यहाँ पे बता रहा है कि वहाँ पे क्या छोटे छोटे क्या लगे, रैपेंड एंड जेवल्ड इन द सन। अब कोई पेड़ है उसमें क्या हल्का हल्का दिख रहा है कि हाँ चेरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो तो अच्छी बात है, पोएट के घर के पास अपने मोहल्ले की तरह लड़के नहीं होते, अरे सब पत्थर मार के ही तोड़ देते सब। हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आया तो क्या वो वहाँ इसमें ब्लॉसम उगने लगे, जैसे अभी तक इसमें देखो रहता है ना पिंक कलर का फ्लावर, वो लोग उसके नीचे बैठ के पिकनिक मनाने जाते हैं, शिनचैन में भी रहता है वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे क्या पिंक फ्रेजाइल क्विक टू फॉल, मतलब कि पिंक कलर का फ्लावर फिर वो गिर जाएगा तभी उसमें नई पत्ती आएगी। यहाँ पे वही बता रहे कि जब वो ग्रास पे लेटे तो फिर वो ब्लाइंड स्काई, मतलब स्काई ब्लाइंड नहीं है, स्काई ब्लाइंड नहीं है मतलब अंधेरा है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद डेपल्ड ग्रीन है, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड फ्लीटेड थ्रू डेपल्ड ग्रीन। तो डेपल ग्रीन का मतलब होता है कि लाइट और डार्क पैचेस है उस लीफ में, ठीक है, मतलब कि वो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पेड़ है, ठीक है, इसकी शैडो पड़ रही है, वो यहाँ पे ज़मीन पे लेटे हुए हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे आसमान को तो उनको कुछ ना कुछ तो पत्ती के बीच में से भी, यहाँ पे एक पत्ती है तो पत्ती के बीच में से भी तो आसमान दिखेगा। तो वही बता रहे कि हाँ जब मैं इसके नीचे से देखा तो मेरे को ऐसा लगा। तो यहीं पे लिखा द स्मॉल चेरी ट्री ग्रोन बाय मी, और अभी वो क्या बोल रहे हो, चेरी ट्री मैंने ग्रो किया, जबकि उन्होंने सिर्फ उसको एक बार पानी दिया था। एंड नेक्स्ट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग कुछ करो ना करो ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि तुम सबको लगता है ना वैसे जाएगा पोएम आएगा सामने से तो देख के कहने लगेगा नहीं बच्चा ये बहुत ही गलत है, तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसलिए एटलीस्ट इसको कुछ नहीं तुम्हें याद करने, किसी को नहीं बोलेंगे, इतना टाइम बचा भी नहीं तुम लोग याद कर सको, इसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना सारे चैप्टर के, ब्रेनस्टॉर्मिंग को, पोएम हुआ, चैप्टर हुआ, सबको। नेक्स्ट हमारी पोएम आती है द सोवर, और इसके राइटर जो है उनका नाम है विक्टर ह्यूगो, ठीक है। तो ये जो पोएट है वो क्या एक नॉवेलिस्ट भी है 19th सेंचुरी के, और फिर और ये जो है ये इन्होंने क्या किया था, ये जो पोएम है बंगाली में लिखी हुई थी, बंगाली में लिखी हुई थी, जिसकी राइटर कौन थी, तारुलता दत्त, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि क्या है, कोलकाता 4 मार्च यहाँ पे बता रहा है वो कब बॉर्न, तारुलता दत्त कब यहाँ पे बॉर्न हुई है। इसके दो पोएट है, अब दो पोएट मतलब एक ने लिखा है दूसरे ने क्या किया इसको ट्रांसलेट किया है, और किसने, तारुलता, ये विक्टर ह्यूगो ने फ्रेंच में ये पोएम लिखी है, सॉरी बंगाली में नहीं फ्रेंच में ये पोएम लिखी, किसने, विक्टर ह्यूगो ने, ठीक है। तो और फिर इसका ट्रांसलेशन फ्रेंच से इंग्लिश में किसने किया, तारुलता दत्त ने किया, ठीक है। अब इस पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो द सोवर इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ विक्टर ह्यूगोस पोएम सेशन दिस सिमेलीज ले सॉयर, इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय तारुलता दत्त फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश। देखो जैसा मैंने बोली, द सोवर इज़ अ पोएम अबाउट फार्मर हु इज़ सोविंग सीड्स, हैज़ सीन मैनी बैड हार्वेस्ट इन हिज लाइफ, however he is so optimistic, having a good harvest every time he tosses grain।
अब यहाँ पे क्या एक तरीके से हम लोग को ये बताया जा रहा है कि एक फार्मर है, तो जब उसको पता है, उसने कितनी बार अपनी लाइफ में देखा होगा कितने उसके साथ उसके कितने सारे अनाज कभी कभी वेस्ट हो जाते, कभी कभी बिल्कुल फसल नहीं आती, कभी कभी बारिश की वजह से पूरा अनाज जो है वेस्ट हो जाती, पूरी क्रॉप्स वेस्ट हो जाती है, बट स्टिल उसका हार्वेस्ट ख़राब हो जाती है, बट स्टिल वो नेक्स्ट टाइम करता है तो वो अच्छी उम्मीद से करता है, इस बार अच्छी मेरे को फसल आएगी, इस बार प्रॉफिट मिलेगा मुझे। ठीक है, तो उसी बारे में पोएम है, फार्मर के बारे में ही पोएम है। तो इसका नाम है द सोवर, मतलब बोने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सिटिंग इन अ पोच पे कूल सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट व्हीलर हेस्टन्स ऑन टू रूल वर्किंग आवर्स हैव वेल नाइट पास शेडोज रन अक्रॉस देयर एंड बेटर सो लिंगर स्टिल। तो ये बोल रहा है कि अब सब कोई सो गया है। ठीक है, अब ये वहाँ पे बाहर पोच पे, मतलब कि हम लोग का रहता है ना, बाहर बैठते हैं, ओट्टा भी बोलते हैं उसको, और भी कुछ बोलते हैं जिस डोंट नो उसको कुछ और। तो वहाँ पे बैठे हुए थे, फिर उसके बाद वो देख रहे थे सनलाइट ऐसी डाइंग फास्ट, मतलब कि सूरज क्या बोलते हैं सेट हो रहा था, मर नहीं रहा था, डाइंग फास्ट मतलब वो सेट हो रहा था। और फिर वो क्या हो रहा था, ट्विलाइट मतलब शाम होने वाली थी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, काम करने का टाइम ख़त्म हो चुका था, पर फिर भी वो देख रहा था कि, और सब शैडो जो थी वो, हाँ, तो जितनी भी शैडो थी वो सब अपने अपने जगह पे जा रही थी। और पर वो देखा कि एक सोवर जो था वो वहीं पे अपनी जगह पे था। वो क्या था, बूढ़ा था, मतलब गोनी वोनी का कपड़ा पहना था ऐसा, और पेशेंटली स्टैंड, मतलब एकदम एकदम हौसले के साथ खड़ा था, सब्र के साथ खड़ा था। फिर यहाँ पे ब्लैक एंड था ये सिलहट दी डोमिनेट्स फॉर अस। यहाँ पे एक तरीके से मैंने बता दिया इसका मेन एम क्या है, वो उसके बारे में बता रहा है कि सोवर के बारे में, कैसे बैड हार्वेस्ट आने के बाद कितनी मेहनत से वो खड़ा है, सब लोग का टाइम का ख़त्म, सब कोई आराम कर रहा है, ठंडे मौसम का मज़े ले रहा है, पर वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है फील्ड में। ठीक है, वो फील्ड में काम कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, आर अगस्त एंड स्ट्रेंज हिज आर्ट सिम्स टू टच द स्टेरी स्काइज। मतलब कि क्या है, वो बता रहा है कि हाँ उसको पता है उसके लाइफ में इतने सारे बैड हार्वेस्ट आ गए, फिर भी वो इस टाइम क्या ये होप लेके खड़ा है कि हाँ इस बार मेरे हार्वेस्ट अच्छे ही होंगे। तो ये छोटा सा प्यारा सा हमारा पोएम यहीं पे ख़त्म होता है। और आई विल अगेन से कि तुम लोग क्या कर लो इसके, अगेन आई विल से इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हर चैप्टर का मैं ये बोलूँगी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया करो। नेक्स्ट ये देयर इज़ अनदर स्काई, ये तो बहुत ही मस्त पोएम है। देयर इज़ अनदर स्काई, एक लड़की होती है, ठीक है, एक लड़की होती है, ये अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए लिखी रहती है। हाँ, अपने छोटे भाई के लिए लिखी रहती है। नेक्स्ट देखो, यही है वो एमिली डिकिंसन। ये डिकिंसन सुनती हूँ ना तो मेरे को एक वो याद आ जाता है, 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था विलियम डिकिंसन, ऐसा ही था कुछ, या वर्टिंग विद डिकिंसन, ऐसे ही कुछ वो था, चैप्टर था। वो बिल्ली को बेच के बहुत अमीर हो जाता है अगर किसी को याद हो तो। एमिली डिकिंसन, इसका नाम ही वन है, एक अमेरिकन पोएट थी, कब की थी, 19th सेंचुरी की। और ये लोनली मतलब लिव लोनली, अकेले की ज़िंदगी, और उनकी हर पोएम क्या मोटिवेशनल है, फिलोसफर, मतलब बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग पे डिपेंड है के ऊपर ही है। उसके बाद यूनिक टू हर ईरा, मतलब वो अपने उससे अलग हट के पोएम बना रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देयर इज़ अनदर स्काई इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम, कैसी पोएम है, इंस्पिरेशनल, ये सब याद रखने का कॉन्सेप्ट, कैसी पोएम है ये, क्या है, विद अ मैसेज ऑफ नेवर से डाई, इट इज़ अ पेट्रेचिंग सोनेट विद अ ऑक्टेव एंड सिस्टेव। अब देखो ये क्या होता है ना, अब तुम सोच रहे हो ऑक्टेव एंड सिस्टेव, तो देखो मैं तुम लोग को बताती हूँ। यहाँ पे लाइन गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये जो है 8 लाइन्स, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट, और ये जो 6 लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग सेस्टेट। तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनेट। ठीक है, आई होप सो ये समझ गया होगा तुम लोगों को। अभी देयर इज़ अनदर स्काई में क्या हो रहा है, अब वो बोली ये जो पोएट है वो इनको क्या बोल रही है,
द पोएट इज़ कम्युनिकेटिंग विद हर ब्रदर थ्रू अ लेटर। भी कोई लेटर है जिसमें वो बात करे अपने भाई से, वो अपने भाई को बोले कि वो घर आ जाए ताकि वो, और वहाँ पे बता रहे कि लाइफ क्या फुल ऑफ चैलेंजेस है, इंसान को चैलेंज का सामना करना चाहिए, डर के चुप नहीं चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और यहाँ पे पोएम की स्टैंड होती है एक ऑप्टिमिस्टिक नोट के साथ कि मतलब द राइटर गार्डन स्टैंड्स फॉर चॉइस दैट लाइफ ऑफर्स टू ऑल। और कि कोई भी गार्डन है उसमें बता रहा है, एक तरीके से वो होप दिला रही है कि हाँ अगर कहीं पे कुछ बुरा हो रहा है तो वहाँ पर अच्छा होना ही है, अगर रात हो रही है तो सुबह होनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज अनदर एवर सीरियन फेयर एंड देयर इज अनदर सनशाइन। यहाँ पे सब बता रही है कि हाँ दूसरा आसमान, मतलब कि एक तरीके से अब यहाँ पे उदासी है तो ज़रूरी पूरी दुनिया भर में उदासी, कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। यहाँ पे कुछ चल रहा है प्रॉब्लम तो ज़रूरी पूरी दुनिया में वही प्रॉब्लम चल रही होगी, वहाँ पे कुछ वो भी होगा। मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को देखेंगे ना, कॉइन होता है उसके दो तरफ होते हैं, एक हेड का होता है एक टेल का होता है। हम लोग सिर्फ हेड देखेंगे तो नहीं चलेगा, हेड भी देखो टेल भी देखो। तो वही यहाँ पे बताना चाह रही है। यहाँ पे सनशाइन है तो डार्कनेस भी है, फेडेड वो है, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट। अब ये ऑस्टिन कौन है, ऑस्टिन के भाई का नाम है ऑस्टिन डिकिंसन। ठीक है, नेवर माइंड साइलेंट फील्ड्स, हियर इज़ अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीव इज़ एवरग्रीन। अब कोई भी लीफ एवरग्रीन तो रहती नहीं है, बट यहाँ पे एक तरीके से इंस्पायर करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ब्राइटर गार्डन वेर नॉट। अब यहाँ पे एक तरीके से एकदम उन्होंने वो बोला गया है, एक तरीके से एकदम इमेजिनेशन किया है। हियर इज़ अ ब्राइटर गार्डन वेर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर, आई हियर बी हम प्रीति माई ब्रदर इन टू माई गार्डन। का अभी बोले कि आ जाओ, ये दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी जगह भी है। यहाँ पे बोले एक इतना अच्छा गार्डन जहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं होता, हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, और यहाँ के फ्लावर भी क्या है गिरते नहीं हैं। इस तरीके से सब बताया जा रहा है कि हाँ आ जाओ, दुनिया में अच्छी जगह भी बहुत है। और प्रीति मतलब प्लीज़ मेरे भाई आ जाओ मेरे गार्डन में, आ जाओ मतलब मेरे घर पे आ जाओ, घर वापस आ जाओ। ठीक है, अगेन दिस वॉज अ नाइस पोएम। Again I will say brainstorming very important. Next poem is Upon Westminster Bridge. ठीक है, तो हाँ इसके राइटर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये कब बर्न हुए, 7 अप्रैल 1770 को। मतलब बहुत बूढ़े, अब मैं क्या बोलूँ, बुरा लग जाएगा अगर कोई इसमें पोएट होगा तो। इंग्लिश रोमांटिक पोएट। अब यह रोमांटिक मतलब वो वाला नहीं है जो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे रोमांटिक मतलब जो नेचर के बारे में लिखते हैं ना पोएट, सब उनको बोलते हैं रोमांटिक पोएट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखा जाए यहाँ पे, और ये क्या करते हैं, द पोएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पोएम। मतलब ये पोएम कौन सी है, रोमांटिक पोएम है, नेचर के ऊपर डिपेंड, नेचर के बारे में। यहाँ पे क्या है, इज़ अ पेट्राचन सोनेट, ये भी एक सोनेट है, इन विच विलियम्स वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द ब्यूटी। अब किसके बारे में, सिटी की ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं। मतलब सुबह सुबह कोई भी चीज़ की ब्यूटी। अब तुम लोग कभी सुबह सुबह कोई भी शहर में जाके देखो तो एकदम खाली खाली। अब दोपहर में जाके देखो कितनी भीड़, यहाँ पे ट्रैफिक, वहाँ पे ट्रैफिक, यहाँ पे गाड़ी वाला बाजार है, वहाँ पे गाड़ी वाला बाजार, मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है। वही तुम सुबह सुबह जाके देखोगे ना कभी, तो तुमको लगेगा यार कितना अच्छा लग रहा है। तो वही अपॉन वेस्टमिंस्टर मतलब कोई एक ब्रिज है, वो खड़े होके वहाँ से बता रहे कि सुबह सुबह शहर कैसा लगता है, कितना ब्यूटीफुल दिखता है, इसके बारे में। ठीक है, तो मैं अगेन बोलूँगी, इसको याद कर लेना, अप्रिसिएशन के काम आएगा। और इसमें कुछ पुराने वर्ड्स भी यूज़ किए हुए हैं। अब यहाँ पे बताया, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय अ साइट ऑफ टचिंग इन इट मैजिस। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अपने अर्थ में कुछ और ऐसा इससे खूबसूरत है ही नहीं, इतना खूबसूरत उनको वो नज़ारा दिख रहा है। और वही मतलब उस इंसान के लिए बुरा होगा जो यहाँ से गुजरा और उस नज़ारे का आनंद नहीं ले पाया। अब वो इतना अच्छा एकदम दिल को छू जाने वाला है। अब ये क्या सिटी क्या कर रही है, एक ऐसा लग रहा है कि एक गारमेंट की तरह ऐसा लग रहा है कि सिटी ने भी कुछ कपड़े पहन लिए जिससे वो बहुत अच्छी दिख के आ रही है। बहुत अच्छा, कोई भी अच्छा कपड़ा पहने तो कैसा अच्छा दिखने लगता है, उस पर जज होता है, ऐसे कोई गारमेंट पहने जो उस पर बहुत अच्छा लग रहा है।
द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह की खूबसूरती किसमें, एकदम साइलेंट है, सब कुछ जगह शांत है, बस किसकी आवाज़ आ रही है, नेचर की, किसके चिड़िया उड़िया की आवाज़ आ रही है, हवा को इंसान फील कर पा रहा है, एकदम फ्रेश फ्रेश हवा मिल रही है। शिप, टावर, डोम, थिएटर एंड टेम्पल लाई, ठीक है, इन सब के आगे ये सारी चीज़ें क्या है, फेल लग रही है उनको। और फिर एकदम खुले खुले मैदान और एकदम आसमान के नीचे बहुत ही अच्छा नज़ारा दे रहा है, एकदम से हर चीज़ चमकता हुआ लग रहा है और एयर का एकदम फ्रेश स्मोकलेस है। और फिर यहाँ पे क्या है, इतना उन्होंने इतने अच्छे से सूरज को कभी देखा नहीं, सूरज लग रहा था इससे ज़्यादा अच्छे से कभी वो निकला ही नहीं, इतनी अच्छी रोशनी दे रहा था। यहाँ पे वही बात है, नेवर सॉ आई फेल्ट काम सो डीप द रिवर। अब रिवर पानी भी बह रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, तो बहुत अच्छी आवाज़ लग रही है। वो इंसानों की आवाज़ में इस तरह नॉर्मल दब जाता है, बट वो बहुत ही अच्छा सब कुछ नज़र लगे। डियर गॉड द वेरी हाउस सी मस्ट स्लीप एंड द ऑल माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे वो बोल रहा है कि सारे लोग सो रहे हैं अभी घर में, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो एक तरीके से गॉड से प्रे कर रहा है कि सब अच्छे से रहे, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसका नाम याद रखना, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगेन आई विल से ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ बोले थे ना मेरी इसमें हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती, बच्चा मैं पेंसिल से नहीं लिखती हूँ ना, फिंगर से लिखती हूँ, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारी पोएम है नोज़ वर्सेस आइज़। ये एक फ़नी पोएम है, एक तरीके से अपने अंधे कानून को बोला जा रहा है कि जो सबूत मिलता है उस पे बिना पे ही बोला जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, झगड़ा चल रहा है, किसके नोज़ और आइज़ के बीच में झगड़ा चल रहा है। किस चीज़ को झगड़ा चल रहा है देखते हैं हम लोग पोएम में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उसका नाम क्या है, विलियम काउपर, काउ वाला विलियम काउपर, ठीक है। ये कौन थे, मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश पोएट थे 18th सेंचुरी के, ठीक है। ये बेस्ट मॉडर्न पोएट के नाम से भी जाने जाते थे अपने टाइम में। अब यहाँ पे नोज़ वर्सेस आइज़ क्या है, एक ऐसी पोएम जुडिशियस बताइए ना, अपने कानून के ऊपर से है ये पोएम। फिर उसके बाद क्या है, और ये बता रहे स्टोन ब्लाइंड बोलते हैं ना, वो इंसाफ की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी हुई रहती है, मतलब कि सबूत है तभी कोई भी चीज़ मानी जाएगी, सबूत नहीं है तो उस चीज़ को माना नहीं जाता। हर चीज़ के लिए कानून क्या ढूंढता है, सबूत गवाह मुजरिम बयान, ये सब ढूंढता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं फिर ऑफ एम्पैथी एंड कॉमन सेंस, मतलब उन लोग अपना सेंस से लगाते, सबूत है तो है, वैसा उस टाइप में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, बिटवीन नोज एंड आइज स्ट्रेंज कन्वर्स आरोज। अब उन लोग के बीच में एक अलग से झगड़ा निकला, क्या झगड़ा निकला, स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। तो अभी यहाँ पे किस स्पेक्टिकल मतलब चश्मे को लेके उन लोग के बीच में क्या झगड़ा चला, और यहाँ पे उन लोग का मैटर इतना फैला कि सब दुनिया को पता है। और फिर ये मतलब ये बोला जा रहा है कि ये स्पेक्टिकल्स किसका होगा, इस बात पे लेके झगड़ा हो रहा है। तो फिर क्या है, टंग क्या था, लॉयर बना था, ज़बान लॉयर बनी है, और वो आर्ग्यू करी, मतलब उसी ने केस लड़ा। कोई भी लॉयर क्या करेगा, केस ही लड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेट, अब जो काम वही किया, विग फुल ऑफ लर्निंग, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा है। कौन है, बैरन ईयर, मतलब कि कान क्या, जज बना है बैलेंस करने के लिए, वो क्या बना है, जज बना है। फिर उसके बाद इन बिहाफ ऑफ नोज इट विल क्विकली अपेयर एंड योर लॉर्डशिप ही सेड। और उसके बाद क्या, जैसे लोग मक्खन लगाते हैं ना, योर लॉर्ड इजाज़त है एंड समथिंग, अगर सीरियल वीरियल में देखे होगे तो। वैसे तो सीरियल में ही होता है, इतने सारे लोग आते हैं बीच में कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा सिर्फ सीरियल में होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो रियल में कौन रहते हैं, जज रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहेंगे, वो भी फैमिली वाले नहीं रहते, बाद में उनको पता चलता हाँ कोर्ट ने ये फैसला सुना चुका है। यहाँ पे बोला है कि नोज़ को भी चश्मा पहनना पड़ता है, जबकि ये किसका चश्मा, जबकि आँखों को दिखाई नहीं देता तो नोज़ को चश्मा पहनता है। यहाँ पे वही बात की गई है। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि किसके बारे में होगा, ये चश्मा किसका होगा, नोज़ का होगा कि आइज़ का होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या बोल देता है वो,
बी क्या बोलता है, ये चश्मा किसका है, ये चश्मा किसको बिलोंग करता है, नोज़ को बिलोंग करता है। आखिरी फैसला भी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। तो ये क्या बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉरी ये बोल देता है कि चश्मा किसको बिलोंग करता है, नोज़ को बिलोंग करता है, क्योंकि नोज़ के उस पर आके ही बैठता है ये। क्या बोलते हैं, नोज़ को बिलोंग करता है। और जब भी चश्मा रहेगा तो आँखों को क्या करना पड़ेगा, बंद कर लेना पड़ेगा। आँख देख नहीं सकती है, चश्मा किसके उस पर, आँखों का है। मतलब एक तरीके से वही हो रहा है। नोज़ बोलता है जब ये चश्मा मेरा ही नहीं है तो मैं क्यों उसको पहनूं, मेरे उस पर से हटा दो। अपन देखो बीच में लगा रहता है, नाक के उस पर ही फंसा रहता है। तो वही वैसे हालांकि ऐसा कुछ झगड़ा नहीं, बट एक तरीके से बताया जा रहा है कि भले सब यहाँ पे क्या चश्मे की ज़रूरत किसको रहती है, नाक को नहीं रहती, आँख को रहती है ना। बट स्टिल यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग की जुडिशरी सिस्टम ऐसी है कि वो ये नहीं देखती, कुछ भी कॉमन सेंस नहीं देखती है, वो सिर्फ सबूत देखती है। सबूत है तो सब है, सबूत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगेन आई विल से ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट द प्लानर्स। चलो देख लेते हैं इस वाली पोएम किसने लिखी है। इसका नाम कितना अजीब है ना, बोए किम चेंग। ये कौन है, सिंगापुर बॉर्न है, ऑस्ट्रेलियन है, पोएट है, बट कहाँ पे बॉर्न हुआ है, सिंगापुर में बॉर्न हुआ है। और ये कौन है, चाइनीज़ डिसेंट का है, इसलिए इसका नाम भी अजीब है, शक्ल भी अजीब है। उसके बाद क्या है, प्रॉमिसिंग सिंगापुर पोएट है वो। एक तरीके से हम लोग देख लें इसके बारे में क्या है। द पोएट बिगिंस द पोएम बाय स्टेटिंग व्हाट द प्लानर्स डू। प्लानर लोग क्या करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। एज द पोएम प्रोसीड वी कम टू नो हाउ द प्लानर्स अचीव व्हाट दे एम फॉर। इस पर धीरे धीरे से कोई भी प्लानर कोई भी चीज़ को वो करते तो पाते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम द पोएट डिपेंड्स हाउ द प्लानिंग हैज़ अफेक्टेड द पोएट। पोए किम चेंग इज taking about fast developing modern Singapore. He laments on the loss of humanity. We all can hear the echoes of his word in our hearts when we come across such modern as around us. The free verse of the poem. अब यहाँ पे एज पर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पोएम कैसी होगी, फ्री वर्स की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से बता रहे कि प्लानर लोग कैसा करते हैं। अब कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी आर्किटेक्चर को नक्शा दे देंगे तो आर्किटेक्चर क्या करेगा, उसकी ड्राइंग बना के देगा, फिर प्लान करेगा ये बिल्डिंग ऐसी है, इसके लिए इतना, ये वो ड्राइंग बना के देगा। फिर कोई इंजीनियर रहेगा, अब मेरे को इतना तो पता नहीं, बट कोई इंजीनियर रहेगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेगा और फिर वो अपने मजदूरी से इस हिसाब से काम कराएगा। तो ये प्लानर्स लोग प्लान करते हैं और फिर उसको काम करते हैं। दे प्लान दे बिल्ड, मतलब वो प्लान करते हैं फिर बनाते हैं। और स्पेसेस आर ग्रेडेड, सारी जगह उलझी हुई है। फिल्ड विथ परम्यूटेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज, परम्यूटेशन ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है करके। द बिल्डिंग आर इन अलाइनमेंट विद द रोड्स विच मीट्स एट डिजायर्ड पॉइंट, लिंक्ड बाय ब्रिजेस ऑल हैंग इन द ग्रेन्स ऑफ मैथमेटिक्स। द बिल्डर एंड विल नॉट स्टॉप इवन द सी ड्रॉज बैक एंड स्ट्रिगल्स द सरेंडर। अब यहाँ पे क्या बोला है, जब उन लोग एक बार वो करनी है फैसला कि बिल्डिंग बनानी है तो लोग बिल्डिंग बना के रहते हैं, चाहे उसके लिए रोड तोड़ना पड़े, कुछ भी तोड़ना पड़े, लोग वो बिल्डिंग बना के ही रहते हैं। They erase the flaws, the blemishes of the past, knock off useless work with dental dexterity और गैप सब तक, मतलब क्या क्या बोल रहा है, वहाँ पे लोग बनाते हैं तो लोग उसमें जो भी रहेगा, पेंट सही से नहीं है तो पेंट कर देंगे। अगर वहाँ पे पपड़ी वपड़ी निकली रहेगी तो पपड़ी को प्लस करके बराबर करेंगे, एक तरीके से उसको अच्छा बना देंगे। ठीक है, अच्छा बना देंगे। जो भी यूज़लेस काम का ब्लॉक्स नहीं रहेगा उसकी जगह पे दूसरा लगा देंगे, जो यूज़लेस रहेगा उसको निकाल देंगे, जहाँ से भी ख़राब दिख रहा होगा वहाँ से सही करने की कोशिश करेंगे और सारे गैप्स भरने की कोशिश करेंगे। विथ अ ग्लीमिंग गोल्ड द कंट्री वेयर्स परफेक्ट रोज ऑफ शाइनिंग टीथ, एनेस्थेसिया, एम्सिनिया, हाइपनोसिया, they have the means। हाँ, तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऐसा, अब वो बोलते हैं जैसे कि उन लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी कुछ भी गैप वैप रहेगा उसको उन लोग फिल करने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से करते भी, सब बिल्डर लोग एकदम अच्छे से बनाते हैं दीवार। कभी देखे उन लोग कैसे ईटा लेंगे, ब्रिक लेंगे, 2 ब्रिक लिए हैं और फिर इसके बीच में क्या रहेगा, हाँ तो फिर उसके बीच में क्या है, सीमेंट भरते हैं। फिर यहाँ ऊपर सीमेंट भरेंगे, यहाँ पे सीमेंट भरेंगे, यहाँ पे सीमेंट भरेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, ईंटें आ जाएंगे।
फिर इसके बाद इसके बीच में सीमेंट, यहाँ पे ऐसा लोग एकदम अच्छे से करते हैं, ठीक है एकदम। और फिर उसके बाद जब बिल्डिंग रेडी होती है तो लगता है कि देश भी लगता है कि मुस्कुरा रहा है, इतने अच्छी अच्छी चीज़ों से खुश हो रहा है वो भी। अब उन लोग बनाएंगे तो कैसे, यहाँ पे एक तरीके से ऐसा बनाएंगे, एकदम काम में लग जाते तो ऐसे लग जाता है कि हाँ लोगों को काम किसी और दूसरा कुछ याद ही नहीं रहता है, ठीक है। और एकदम फोकस के साथ वो काम करने लग जाएंगे, एकदम मेहनत के साथ वो काम करने लग जाएंगे। उसके अलावा उन लोग के पास कोई लगता नहीं कि कुछ और है काम, वो लोग एकदम उसी काम को बिल्डिंग बनाने लगेंगे तो प्लानर लोग एकदम अच्छे से वही चीज़ को प्लान करके रखते हैं। So history new again, the pilling will not stop, the drilling goes it right, the fossil of the last century, but my heart would not bleed poetry, not a single drop to stain blueprint of the past tomorrow। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अब इसी तरह ये जो मशीन चल रही है वो मशीन चलते रहेंगी, बाहर से फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये बोल रहा है कि एक तरीके से माई हार्ट वुड नॉट ब्ली, मतलब मेरे दिल से, अब लग का जो भी बात बोला था एक तो सीधा सीधा बोलते नहीं है सब। यहीं पे एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि अब मैं अपनी पुरानी बातों को, जिस तरह वो क्या कहते हैं पुरानी कोई भी बिल्डिंग है उसको नया करने के लिए क्या करते हैं लोग, उस पर पेंट वेंट करता है, प्लास्टर करता है, जो भी चीज़ ख़राब, तो उस तरह वो भी क्या करेंगे, अपने आने वाले टाइम में अपने पास की छवि नहीं आने देंगे, उसको और भी अच्छे से निखार देंगे ताकि आने वाला कल उनका बेहतर हो। एक तरीके से प्लानिंग से ये बोला जा रहा है कि पास्ट कैसा भी हो हम लोग को अपना प्रेजेंट में अच्छा देना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके, ठीक है। आई होप सो ये वाली पोएम भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, वेरी इम्पॉर्टेंट, बस आई थिंक सो इतना ही पोएम है, हाँ इतने ही पोएम है। ये भी आधे घंटे की एक्सप्लेनेशन वीडियो बन गई है। अभी मैं देखती हूँ, अभी मेरा अगर चैप्टर राइटिंग स्किल सब हो गया तो मैं अप्रिसिएशन कराऊंगी, नहीं तो मैं ग्रुप पे अप्रिसिएशन डाल दूँगी, उसको पढ़ लेना। नहीं तो अगर किसी के पास अप्रिसिएशन है तो वो प्लीज़ मुझे भेज देना, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।